चलो एक बचा हुआ है, कंप्लीट करता हूं उसको। क्वेश्चन नंबर 8, बात बंद कर दो अभी, ऐसा कोई काम ना करे जिससे पहली क्लास ही यादगार रह जाए साल की, है ना। चलो फटाफट देखते हैं। A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 cm long and 2 cm in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 cm. By measuring the amount of water it holds, a child finds that the volume is to be 345 centimeter cube. आपको पूछा है check whether she is correct taking above as the measurement and the pi is 3.1. देखो क्या सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहे हैं सर एक स्फीयर है और स्फीयर के बच्चे लोग एक सिलिंड्रिकल नेक है, जैसे वो नहीं होता सुराही टाइप की जो, ये क्या बोल रहे हैं, ग्लास स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो ये तो हो गया 1 और ये वाली लेंथ कितनी हो गई 8। फिर द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5, तो रेडियस कितना हो जाएगा चलो 4.25 सेंटीमीटर। इज इट सो? आपको पूछा है फाइंड द वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम आ गया 345 तो बोल देंगे यस इट इज करेक्ट, और अगर वॉल्यूम कुछ हो रहा है तो बोलेंगे कि सर ये लड़की ने गलत निकाला है, कैलकुलेशन इन्होंने गलत करी। तो एक बार चेक कर लेते हैं कैसे निकालोगे वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर is equal to volume of sphere 4/3 pi r is how much 4.25 the whole cube plus और pi 1 square into 8। चेक कर रहे हैं यूनिट सिमिलर चल रही है कि नहीं, सेंटीमीटर में चल रहा है पूरा क्वेश्चन। तो जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए सेंटीमीटर क्यूब में, आंसर वुड बी इन सेंटीमीटर क्यूब। 4/3 मुझे लगता है पाई कॉमन ले लेना चाहिए मुझे, 4 पाई कॉमन ले लिया, तो यहां बचेगा 1/3 और यहां बचेगा 4.25। कितनी बार करोगे मल्टीप्लाई 3 बार, और मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, कोई और तारा नहीं दिख रहा। और यहां पे 4 पाई कॉमन लिया तो वुड इट बी 2, तो ये हो जाएगा 4 पाई और 4.25। क्या लेता मल्टीप्लाई करो तीनों को और फिर 3 से डिवाइड करो, करना जरा फटाफट जल्दी से। 4.25 का होल क्यूब, थोड़ा जल्दी करना, 3 से डिवाइड भी नहीं हो रहा तो कोई उम्मीद भी नहीं है मुझे कैलकुलेशन इजी होने की। 4.25 the whole cube. स्कूल खुल गया आज से कि खुलने वाले हैं? कल से। कितना हो गया 4.2 का होल 4.25 का होल क्यूब 64 4 plus 1/4 94.82 कितना 94 आ रहा है क्या? ये तो फिर ठीक लग रहा है।
7260 ना ना पॉइंट तो यही आ जाएगा 0.656225 तो नंबर था यस सर देखना बच्चे लोग यही आएगा आप लोगों का कैलकुलेशन ना तो $76.765625 76.76 काफी एक्सपर्ट हो रहे तुम लोग कैलकुलेशन में वॉल्यूम हो जाएगा 4 इंटू 3.14 इंटू अच्छा ये एलसीएम ले लूं 3 और 3 एलसीएम ले लिया तो 6 ऐड हो जाएगा 82.765625 और ये तो हो जाएगा 12.56 इंटू 82.765625 और डिवाइडेड बाय 3 अब चलो 82.76 से ले लेता हूं 5625 क्या करेंगे इतना बड़ा कर तो इसको देखो मैंने राउंड ऑफ किया 12.56 इंटू 82.77 2 प्लेसेस में राउंड ऑफ करिए और डिवाइडेड बाय 3 अब ये मल्टीप्लाई कर रहा हूं डिवाइड कर रहा हूं 3 4 12.1 और 26 3 8 24 और बस इतना ही बहुत और 82.77 तो मल्टीप्लाई कर दीजिए फटाफट 4.18 इंटू 82.77 जल्दी से 1 सेकंड में वेस्ट ना हो मेरे क्लास में फटाफट काम हो जाए ऐसा यस सर सेंटीमीटर क्यूब और उन्होंने कितना निकाला है 345 यार तो ठीक है इसमें क्या दिक्कत है 0.9 राउंड ऑफ से कोई आगे चला जाएगा क्या लिखोगे फिर 345.9786 is not equal to 340 तो हम बोलेंगे उस व्यक्ति ने काम तो किया है काफी कुछ अप्रोक्सीमेटली मेजर किया है बट एग्जैक्टली तो नहीं अच्छा 345 का मतलब आंसर आया हमारा 345.9786 सेंटीमीटर क्यूब इधर समझता आ गया होगा तो लड़की ने हम लड़की को गलत नहीं बोलेंगे कि सर लड़की ने तो गलत काम किया हम बोलेंगे नहीं सर अप्रोक्सीमेटली क्या किया है सही है ज्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है बट फिर भी अगर आप बोलेंगे एग्जैक्ट नापा कि नहीं नापा बोलेंगे नहीं सर एग्जैक्ट नहीं हुआ 4 और 5 भी बाकी है 4 ये दो ये देखिए जैसे आप बोल रहे पहले ले रहा हूं 4 देखिएगा 4 a pen stand a pan stand a pen stand made up of wood is in the shape of the cuboid with 4 conical depressions to hold pen. The dimension of the cuboid is this much. The radius of each depression is 0.5 and the depth is 1.4. Find the volume in the entire wood. बच्चों ये चेक करो निकालना क्या है अभी का ये मत डिसाइड करो प्लस करूंगा माइनस करूंगा क्या करूंगा ये मत सोचो
सबसे पहले ये चेक करो, निकालने का है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड, और ये हो गया है ये, यही तो है ना पेन स्टैंड, मेन तो ये है पेन स्टैंड। तो अब मुझे वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है, तो हमने तो स्कूप आउट किया है इसके अंदर से, यानी स्कोन जो है वो बाहर निकाले। तो क्या करोगे इसके अंदर, वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यू वॉल्यूम माइनस ये पूरा तो वॉल्यूम, ये हो गया ना वॉल्यूम, इसमें से जितने लकड़ी बाहर निकल गई वो माइनस कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन, कितने कोन है उधर चेक करना, 4। तो बस अब इसको ऑपरेट कर दीजिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बोलना जरा कितना हो गया, 15 10 and 3.5, 15 into 10 into 3.5 minus 1/3 pi, r square is how much, r is how much, 0.5 centimeter radius, 0.5 the whole square into h कितना हो गया, h 1.4 और into 3। तो चलो ये 3 गेट कहां पे, 4 है कि 3 है, 4 है। चलो तो ये हो गया 150 into 3 is 450, 525 हो रहेगा। मल्टीप्लीकेशन चेक करना जरा। अब 1/3 पाई बोलो कितना लेना है, 0.25 और 1.4 का मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया, 5.6। अब 7 से तो ये हो जाएगा 8। चलो मान लेता हूं, ये हो गया 525 माइनस 22 इंटू 0.25 कितना हो गया, देखना जरा, 5.5 हो गया क्या, चेक करो जरा जल्दी से। अब 8 5 44, 8 5 40 and 44 और 2 के बाद डेसिमल अपॉन 3, 525 माइनस 3 मतलब 3 1 3 4 12 23 6 18। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, देखो 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। चेक करो जरा एक बार, आंसर चेक करना है एनसीईआरटी, मेरे कैलकुलेशन भी चेक करना है। 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। हो गया बच्चों, 523.54 centimeter cube. This is the volume of the wood in the pen stand. एक बार आंसर तो कोई चेक कर लो एनसीईआरटी का, तो लिए बैठा है एनसीईआरटी, सही है, सही, तभी तो टिक लगाऊंगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, Question number 5. A vessel is in the shape of an inverted cone. Its height is 8 and radius of its top is, which is open, is 5 centimeters. It is filled with water up to the brim. When lead shot, each of which is a sphere of radius 0.5 are dropped into the vessel, and 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. जरा एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए एक बार, मैं 2 मिनट चुप रहता हूं, डायग्राम बनाओ उसका और कोशिश करो उसको करने की थोड़ा जल्दी से। डायग्राम बनाओ, करने की कोशिश करो। ठीक हो?
जल्दी बनाओ डायग्राम्स का। A vessel is in the form of an inverted cone. देखो ऐसा है कुछ, एक वेसल है जो एक इन्वर्टेड कोन के शेप में है और रेडियस है 5 और हाइट कितनी है 8, हाइट इज 8, डेप्थ और हाइट। इसके अंदर इन लोगों ने क्या किया, स्फेरिकल वो डाले ड्रॉप। सबसे पहले तो पानी भर देता हूं, सबसे पहले अप टू द ब्रिम मतलब बिल्कुल ऊपर तक पानी भरा है। आप लोगों ने ऊपर तक पानी नहीं भरा, सिर्फ वही डाल दिए स्फेरिकल लेड शॉट। अच्छा, स्फेरिकल लेड शॉट जो डालोगे ना, वो देखना प्लीज, वो डालोगे सॉलिड भाई, ऐसा नहीं। एक मैं अपने आप से भी डालू, इतनी कलाकारी करने के लिए मान लेता हूं मैंने एन ड्रॉप्स डाले। कितने डाले, एन लेड शॉट्स आर ड्रॉप, और लिखना पड़ेगा लेड एन लेड शॉट्स आर ड्रॉप। तो बच्चे लोग उन्होंने बोला कि जो पानी बाहर आया ना, वो आ गया 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, 1/4 वाटर क्या हो गया, फ्लो आउट हो गया। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ एन स्फेरिकल लेड शॉट्स इज इक्वल टू 1/4 द वॉल्यूम ऑफ कोन। किसी को मोबाइल मिल गया, volume of n lead shots is equal to 1/4 the volume of the core। तो ये हो जाएगा, देखना ध्यान से, 4/3 pi r cube into n, 4/3 pi r cube into n is equal to 1/4 और 1/3 pi r कितना है 5 और h कितना है 8। चेक करना समझ में आया कि नहीं है। 4/3 pi r cube is the volume of one lead shot और into n, क्योंकि हमने कितने डाले इसके n। पर ये जो पानी है, जितना वॉल्यूम होता है लेड शॉट का, उतना ही पानी बाहर आता है ना, उतना ही तो वाटर ओवरफ्लो होगा। तो उन्होंने बोला वाटर जो ओवरफ्लो हुआ है 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोर हो गया। तो बच्चे लोग अगर हमने ये इक्वेशन बना दिया है तो बहुत इजी है, जब पाई गेट कैंसल्ड आउट, 3 गेट कैंसल्ड आउट, तो बचा कितना है 4r³ into n is equal to 1/4 into 25 into 8। चेक करना जरा, समझ में आया क्या, 1/4 into 5 का स्क्वायर 25 into 8। अब ये हो गया है 2 और ये हो जाएगा 25 into 2 50 और 4 रेडियस ऑफ द लेड शॉट बोलो कितना है 0.5, 1/2 ले लूं। तो ये हो गया 4 अपॉन और ये हो जाएगा 8 इंटू n। n इज 100। आंसर चेक करो कितना है 100। ls मतलब लेड शॉट, 100 लेड शॉट। आपको कैलकुलेशन ऐसे करनी है जो लीस्ट कैलकुलेशन, बहुत ज्यादा मल्टीप्लीकेशन, बहुत ज्यादा डिवीजन नहीं होना चाहिए। पता लगा इसमें आपने पाई को राइट में मल्टीप्लाई कर दिया, इधर फिर पाई से डिवाइड करने लगे, सरदर्द हो जाएगा, महाभारत टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा। इजी अप्रोच पे काम करना है चलो, और कोचिंग्स में यही अप्रोचेस सीख रहे हो आप। 4/3 pi r cube into n is equal to 4 into 1/3 pi r square h, pi दोनों से वैसे चले जाएंगे, 3 भी चले जाएंगे दोनों। कैलकुलेशन इजी हो।
क्या हमारी एक्सरसाइज नंबर कौन सी कंप्लीट हो गई है? 13.2 हो रही है वन। कौन है 13.1? देखा तो डिस्टर्ब हो गई। Conversion of solid from one shape to another. Conversion of solid from one shape to another. यानी थर्ड एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। पहले अनसॉल्ट की तरफ चलते हैं, फिर आगे देखेंगे सॉल्ट, बात में करेंगे। पहले अनसॉल्ट। एक्सरसाइज नंबर 13.3 शुरू में दे दिया पाई का वैल्यू 22/7 है। अपनी कॉपी में लिखो ड्यूरिंग मेल्टिंग एंड रीकास्टिंग, ड्यूरिंग मेल्टिंग एंड रीकास्टिंग, ड्यूरिंग मेल्टिंग एंड recasting, volume of the material remains same. During melting and recasting, during melting and recasting, volume of the material remains same. और melting and recasting में volume of the material कैसा रहता है? चलो same, volume of the material remains same. क्वेश्चन को मैं ट्राई करें बड़ा, क्योंकि आप लोग भी कम इंटेलिजेंट नहीं है, हो सकता है बनी जाए। मेल्टिंग की स्पेलिंग सही लिखो, मेलाटिंग मत लिखो। मेलाटिंग कुछ नहीं होता है, मेल्टिंग होता है, MELTING। क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से ट्राई करो। A metallic sphere of radius 4.2 is melted and recast into the shape of the cylinder of radius 6. यार बहुत ही ज्यादा घटिया क्वेश्चन है क्या यार? फिर आप लोग कर लो, कर लो जल्दी से। आज मुझे आपको एक वीडियो दिखानी है, पिक्चर, हिट पिक्चर बहुत। A metallic sphere of radius 4 by 4.2 centimeter is melted and recast into the shape of the cylinder. मतलब आप लोगों ने लिया एक स्फीयर, क्योंकि सॉलिड है तो इसका ऐसा बना दिया, और इसको रिकास्ट किसमें कर दिया है? सिलेंडर। ये होता है वर्ड सिलेंडर। क्या वर्ड होता है? सिलेंडर। सिलेंडर। और कुछ लोग क्या बोलते हैं इसको? स्लेंडर। मैंने बताया पहले क्या कभी, स्लेंडर का मतलब मालूम है क्या होता है? स्लेंडर का मतलब होता है किसी को अपशब्द कहना, गालियां देना, है ना? तो बोलो आप जनरली इंडिया बोलते हैं, भाई साहब अपना आप सिलेंडर हमको दे दो। अरे एक बार क्या, हम तो 10 बार देंगे सिलेंडर, हम तो देते ही रहते सिलेंडर। सिलेंडर नहीं होता है, क्या होता है? सिलेंडर। दिस इज व्हाट? सिलेंडर। स्पेलिंग चेक कर लेना, LI आता है। अब क्या करोगे फिर? सिलेंडर में मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2, इसका रेडियस हो गया 4.2 और इसका रेडियस हो गया 6। हाइट कितनी है इसकी? h। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल गिवन से 4/3 पाई 4.2 द होल क्यूब इज इक्वल टू पाई 6 स्क्वायर इनटू h। h का वैल्यू निकाल दीजिए जल्दी से, सब लोग निकाल दीजिए फटाफट। पाई पाई तो दोनों तरफ ऐसे भेज दोगे। पाई पाई तो ऐसे ही गई।
4/3 into 4.2 into 4.2 4.2 upon 6 into 6 यही होगा ना बच्चों? तो ये हो गया 0.7, ये हो गया 0.7 और ये कितना हो गया 1.4. 4 into 0.7 is what? 2.8 और 14 into 7 कितना होता है? 7 4 का 98 होता है शायद 0.98. डेसिमल्स का ध्यान रखना है कहां कहां लगे. 2.8 into 0.98 कर दो जल्दी से. 2.7 सेंटीमीटर. ओके, चेक कर लो एक बार बच्चे लोग सब लोग. 2.8 into 0.98 करके देख लो जल्दी से. उमा दिख रहा है वहां से यार? मल्टीप्लिकेशन ठीक है क्या? मल्टीप्लिकेशन शिव भैया चलेंगे आगे. क्वेश्चन नंबर 2. क्या 3 मेटालिक स्फीयर्स को पिघलाकर एक बड़ा स्फीयर बनाया जा रहा है? ऐसा बनाया जा रहा है. अच्छा, इसका रेडियस बोलो कितना है? 6. इसका 10 और इसका पहली बात तो इसको थोड़ा सा हमको बड़ा बनाना पड़ेगा भाई साहब. 3 को पिघला के बन रहा है ना. अब करो जल्दी से इसका वॉल्यूम तीनों को मिला के इसका वॉल्यूम. आर का वैल्यू निकालो और बोलना मत आंसर निकाल के. तो मुझे तो बैठा है इसका आंसर, बस बोलना मत. जल्दी से वैल्यू निकालो. स्टैटिस्टिक्स का टेस्ट कब है? कल. कितने बजे से? 4 से 5. 4 to 5 में स्टैटिस्टिक्स का टेस्ट और 5 to 6 में फिर मेरी रेगुलर क्लास. अब 2023 के बाद में सिर्फ एक ही सेलिब्रेशन रह गया, वो है हमारे एग्जाम्स का. बस समझ गए? अब एग्जाम के लिए बिल्कुल अटूट मेहनत चालू कर दो. सबसे अच्छा तरीका होता है जो भी एग्जाम स्केड्यूल हम लोग दे रहे हैं उसको आप लोग फॉलो करते हैं. रिवीजन के लिए एक अच्छी टेस्ट सीरीज भी बनाई है. मैं 1-2 दिन में शेयर करूंगा आपके साथ. एक बढ़िया टेस्ट सीरीज है जिससे क्या होगा कि उस टेस्ट के जरिए प्रिपरेशन भी करते रहेंगे. देखिए क्या 4/3 पाई 6 क्यूब, 4/3 पाई 8 क्यूब, 4/3 पाई 10 क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब. बेटा दोनों तरफ से 4/3 पाई कॉमन लेके उड़ा देते. 6 का क्यूब होता है 216, 8 का क्यूब होता है 524. मेरे हिसाब से 1728 आ जाएगा. 512 सर 8 का. हाँ, 512. लेकिन एडिशन तो यही है. यस सर. है ना? रटा है ना मुझे. हाँ जी. तो ये 12 का क्यूब हो जाएगा. यस सर. आप लोग फिर लर्न कर लो इसको. वो 8
524 तो कुछ नहीं होता है, 324 होता है, 18 का स्क्वायर, ठीक है। चलो, तो ये हो गया R का वैल्यू हो गया 12। फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। इजी क्वेश्चन है, और जो आज आप लोग के पास पेपर है ना उसको जरूर करिए अच्छे से। उसके अंदर अभी तो ऐसे शायद 5 या 6 शीट्स है पीवाईक्यू की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। मैं आपको हर एक चैप्टर्स पर अवेलेबल कराते जा रहा हूँ पीवाईक्यू, और जिसमें अभी अवेलेबल नहीं कराया भी और करा दूंगा। तो पीवाईक्यू में उनको एग्जामिनर माइंड पता लग जाता है कि यार एग्जामिनर का क्या माइंड होता है, किस टाइप के क्वेश्चन वो लोग डालना चाहते हैं, क्या हमारी तैयारी उसकी है कि नहीं। तो पीवाईक्यू को एक एक क्वेश्चन अपनी कॉपी में जरूर करें, कोई भी ना छोड़े उसको। पीवाईक्यू अपनी कॉपी में लिखो कॉन्सेप्ट ऑफ मड डग आउट। हाँ थे एक्चुअली बुक में नहीं था, लेकिन हम लोगों ने कर दिया, अपन ने बहुत सारे किए, बस याद मत दिलाओ पिछले साल के। लिखो अपनी कॉपी में कॉन्सेप्ट ऑफ मड डग आउट, मिट्टी खोदने वाले क्वेश्चन लिख लीजिए हिंदी में, मिट्टी खोदने वाले क्वेश्चन। हम सिखा रहे हैं मिट्टी कैसे खोदते हैं, मिट्टी खोदने वाले क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट ऑफ मड डग आउट। तो बच्चों लोग इधर देखिएगा, इसके लिए ना आप लोग एक फॉर्मूला सबसे पहले लर्न करें। फॉर्मूला ये है, वॉल्यूम ऑफ मड डग आउट is equal to area of platform into height raised। कॉपी कर लो इस फॉर्मूला, एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म इंटू हाइट रेज्ड। वॉल्यूम ऑफ मड डग आउट इज इक्वल टू एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म इंटू हाइट रेज्ड। एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म और इंटू क्या कर देंगे, हाइट रेज्ड कर देंगे। हाइट की स्पेलिंग ठीक है, HEIGH हो गया। अब चलो देखो, ये हमेशा से होगा इसके अंदर। देखो समझो, हमारे पास में कोई ये प्लेटफॉर्म है, ये एक प्लेटफॉर्म मतलब एक जमीन का छोटा सा एक टुकड़ा है, इसके ऊपर आप मिट्टी डालते जा रहे हो। तो जब मिट्टी डालते जाओगे तो क्या धीरे धीरे मिट्टी डालते इसकी हाइट बढ़ जाएगी। तो ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। इस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में मिट्टी तो है और क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, मिट्टी। तो इसका मतलब जब भी कहीं से मिट्टी खोदेंगे उसका वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म इनटू हाइट रेज। जब मिट्टी डालेंगे तो उसके ऊपर कितनी हाइट उसकी बढ़ जाएगी, उसको बोलेंगे हाइट रेज्ड। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हाइट रेज्ड। यहां पे कुआं खोदा तो यहां से मिट्टी बाहर निकाली, तो मिट्टी बाहर निकाल के हमने बोला भाई यहां पे बिछा दो इस मिट्टी को, स्प्रेड कर दो। तो जब आप यहां पे मिट्टी डालते जाओगे तो क्या इसका हाइट भी बढ़ जाएगा। तो जो हाइट बढ़ा हुआ है हाइट रेज्ड, और जिस प्लेटफॉर्म पे डालोगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ नहीं, एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म। दैट इज कॉल्ड द एरिया ऑफ द प्लेटफॉर्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, a 20 meter well with diameter 7 meter is dug out. Okay, उन्होंने बोला सर एक ना कुआं खोदा है हमने 20 मीटर डीप, और रेडियस देखना बेटा कितना हो गया, डायमीटर है 7, तो रेडियस हो जाएगा 7/22 मीटर्स। यूनिट लिखते जाओ साथ साथ। अब इससे जो बाहर निकलेगी वो क्या होगी, मिट्टी बाहर निकलेगी। अब उन्होंने बोला द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड ऑन अ प्लेटफॉर्म। उन्होंने बोला सर हम लोगों ने ना एक प्लेटफॉर्म लिया ये, और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मिट्टी डालना शुरू कर दी। तो जब आपने इस प्लेटफॉर्म पे मिट्टी डाला तो ये था 22 और ये है 14 मीटर का डायमेंशन। और जब मिट्टी डाल दोगे तो क्या मिट्टी डाल के ये कुछ ऐसा हो जाएगा, क्या ऐसा बढ़ जाएगा ऊपर। तो मान लेता हूं हाइट कितनी हो गई इसकी, h, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बुक के शेप में बताया, हाइट कितनी हो गई इसकी, h। क्वेश्चन ये होगा, फॉर्मूला तो वही होगा, वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ मड इज इक्वल टू AOP इंटू HR। अब आप बोलोगे AOP क्या होता है? एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म। HR मतलब क्या होता है? एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म है 22 इंटू 14 और हाइट रेंज मुझे कसम से पता नहीं है, और वॉल्यूम ऑफ मड होगा पाई R। R का मतलब 7/2। H कितना है? 20। सॉल्व करो, कम ऑन निकालो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिट्टी खोदने वाले क्वेश्चन, मिट्टी खोदने वाले प्रश्न। और उसमें अगर आप ये कॉपी करना चाहें तो ये कर लीजिए, डायग्राम बनाना पड़ेगा। हो गया क्या? 2.5 सॉल्व हो गया। पाई को लिख देंगे 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 20 अपॉन में 22 इंटू 14। देखो डायमेंशन कितनी अच्छी दी है। तो न्यूमरेटर में कितना बचा? 10 और डिनोमिनेटर में कितना बचा? 4। H का वैल्यू कितना हो गया? 2.5 मीटर। 2.5 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर नहीं है, 2.5 मीटर मतलब शायद जितनी मेरी हाइट है इतना हो जाए 2.5 मीटर। अगर आप प्लेटफॉर्म पे डालते जाओगे मिट्टी तो इतनी हाइट बढ़ जाएगी। समझ गए सब लोग? चलो, कुआं तो बहुत गहरा खोद दिया ना, 20 मीटर गहरा। 20 मीटर मतलब 60 फीट, बहुत गहरा हो गया। रब कर दो, मतलब चेंज कर दो स्लाइड को भी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। A well with diameter 3 meter is dug 14 meter deep। ओके, ये देखो, ये देखो कुआं देखो, और ये है 14 मीटर डीप और ये डायमीटर है 3, तो रेडियस कितना हो गया? 3/2। The earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of the circular ring of width 4। देखो सुनो, देखो कुएं का पानी जनरली पीने के काम में आता है, आपको बात मालूम है। तो कुएं का पानी पीने के लिए आपने एक जगह पे गड्ढा खोदा, तो गड्ढा खोद के कुआं बना दिया आपने, गहरा हो गया, 20 फीट गहरा हो गया कुआं। बट उसमें दो बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर आपने जमीन में कुआं खोदा और उसको एज इट इज छोड़ दिया, तो एज इट इज छोड़ने से जो रात को दवाई पी के कुछ भी लोग इधर उधर से टहलते हुए आएंगे, तो क्या वो उस कुएं के अंदर गिर जाएंगे? एक्सीडेंट्स होंगे, छोटा बच्चा गिर सकता है, कोई भी, है ना, और जानवर भी कोई गिर सकता है। दूसरी प्रॉब्लम एक और, दूसरी प्रॉब्लम है कि जो पानी बारिश का आएगा, बारिश का पानी सीधा कुएं में जाए, कोई टेंशन नहीं है, वो साफ है। लेकिन बारिश का पानी अगर रोड पे गिर गया और तरह तरह के ग्राउंड से होते हुए फिर वो जाके कुएं में गिर गया, और कुएं में गिरने के बाद में फिर आपने उसका एक गिलास पानी निकाला और अपने अंकल को दे डाला, तो मतलब वो तो ठीक नहीं है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? कुएं के चारों ओर हम लोग ना एक एम्बैंकमेंट बनाते हैं। क्या बना देते हैं हम लोग? एम्बैंकमेंट का मतलब वो चबूतरा टाइप का जो होता है ना, आपने देखा होगा कुएं के चारों ओर थोड़ा एलिवेटेड पोर्शन होता है। कुएं पे चढ़ने के लिए आपको, कुएं पे जाने के लिए आपको 2-4-5 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी कुछ, या कुछ एक एलिवेटेड पोर्शन होगा, चढ़ना पड़ेगा।
तो उससे फायदा होगा कि एक तो कोई गिरेगा नहीं उसमें ऐसे में, और सेकेंडली बहता हुआ पानी भी उसके अंदर नहीं जाएगा। तो इट इज मच नीडेड कि कहीं भी कुआं बनेगा तो उसके अंदर क्या बनेगा, साथ में वो वहां पे एक एम्बैंकमेंट जरूर बनाया जाएगा। एम्बैंकमेंट, अब एम्बैंकमेंट होता है कुछ ऐसे, सही बन गया क्या? बोले जल्दी से, ये बन गया एम्बैंकमेंट। सही बन गया कि नहीं? यानी यहां से आते हुए आपको ऐसे ऊपर चढ़ना पड़ेगा, फिर कुएं के अंदर देखना पड़ेगा कितना पानी है, तो पानी निकालना। तो एम्बैंकमेंट जो है, अगर आप ऊपर से देखो, ऊपर से, तो ऊपर से देखने के बाद ये तो दिखेगा बीच में कुआं, और ये दिखेगी एम्बैंकमेंट, और ये पोर्शन मिट्टी से भरा हुआ होगा क्योंकि हमने कुएं से निकली हुई मिट्टी यहां पे डाली है। बोलो समझ में आ रही है? तो इसका मतलब एम्बैंकमेंट जो होगी वो एक सिलेंडर की तरह होगी, क्या सिलेंड्रिकल शेल की तरह होगी एम्बैंकमेंट। अब उन्होंने पूछा, तो उन्होंने बोला द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ द रिंग ऑफ विड्थ 4, यानी ये विड्थ कितनी है 4, और ये रेडियस कितना था बेटा 3/2, ठीक है। टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये कि मिट्टी कितने एरिया में डाली जाएगी, तो मिट्टी इतने एरिया में डाली जाएगी, ये यहीं पे मिट्टी डालते जाओगे डालते जाओगे डालते जाओगे, इसकी साइड से हाइट बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। समझ में आ गया सब लोग? तो बच्चों लोग अब क्वेश्चन ये है, फॉर्मूला जो होता है वॉल्यूम ऑफ मड dug out is equal to area of platform into HR। अब एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म क्या है, एरिया ऑफ रिंग है ना, तो पाई, अच्छा बाहर का रेडियस कितना, आर की वैल्यू हो गई है 1.5 प्लस 4, 5.5 हो गई क्या बाहर का रेडियस। हमने लिखा 5.5 द होल स्क्वायर माइनस 1.5 द होल स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ द रिंग, और हाइट रेज हो गया HR, और वॉल्यूम ऑफ मड हो जाएगा पाई, रेडियस बोलो कुएं का कितना है 3/2, डेप्थ बोलो कितनी है 14। बोलो आ रहा है क्या समझ में? ये 14 देख के अच्छा लगता है क्या थोड़ा सा? क्यों? हाँ, क्योंकि 7 का मल्टीपल दिखता है ना हम लोग को लगता है कि 7 डिवाइड हो जाएगा, फिर भी तो मत बोल दो कि नहीं अच्छा लग रहा सर हमको, उसमें क्या है, मर्जी है, अभी नहीं अच्छा लग रहा हूं, अब ठीक है क्या चलो, और पाई चले गए। तो अब बचा है 9/4 इंटू 114 इज इक्वल टू 5.5 द होल स्क्वायर, बोले तो कितना होगा 5 6 30, 33.25 माइनस 1.5 का होल स्क्वायर, सही किया क्या मैंने, माइनस करके कितना आ गया, अब 28। तो बहुत ही खुशी हो रही है मुझे, क्यों 14 से जाएगा ना सीधा सीधा, तो 9/4 इंटू 14/28, मेरी कैलकुलेशन चेक कर लेना प्लीज। तो ये हो गया 9/8 H, तो 1.125, अच्छा 1.125 मीटर्स, इतना है 1.125, इतना, ताकि किसी को अगर चढ़ना हो तो चढ़ भी जाए आराम से, ऐसा ना हो कि कुएं का इतना ऊंचा बना दिया आपने कि जिसको चढ़ने में दिक्कत होगी। Isn't it? फटाफट कॉपी करो बच्चे लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट के क्वेश्चन है। अच्छा जी, कॉपी कर लीजिए एक बार, फिर से बता दें। एम्बैंकमेंट
जो भी वो सिलेक्ट्रिकल शेल ही हो, आंसर आएगा उससे। वो इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ मड, छोड़ देते ना। हाँ, 2 साल इस संडे में स्टैटिस्टिक्स का टेस्ट लेंगे? नहीं, संडे में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का टेस्ट लेंगे। सॉरी, संडे में किस चीज का लेंगे? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। साथ में स्टैटिस्टिक्स में ले लेंगे क्या? और क्या स्टैटिस्टिक्स? देखो एक, अच्छा चलो अभी जब 6 बजने में 5 मिनट होना तो मुझे बताना, जरूरी काम है। 6 बजने में 5 मिनट हो तो बताना। 4 मिनट? 2 मिनट बाद 6 बजे 5 मिनट। अच्छा 2 मिनट बाद 5 मिनट बचेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जी कितनी देर होगी? हाँ और टाइम क्या बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? दी में कहा होने वाली है, दी मेरा शब्द, दी अच्छी प्रणव क्या चौहान, दी अधिक देखो प्लीज, सबसे पहली बात तो कुएं से कितनी मिट्टी निकली इसमें तो कोई डाउट है क्या? कुएं से कितनी मिट्टी निकली इसमें कोई डाउट। अब वो मिट्टी फैलाई कहां? वो फैलाई कुएं के चारों ओर। तो वो देखो कुएं के चारों ओर फैला के दिखाते हैं। ऊपर से भी देख रहे हो कुएं को, नीचे जाना है क्या? ऊपर से देख रहे हो, ऊपर से देखा तो कुएं बीच में कुआं होगा खाली और साइड में मिट्टी पड़ेगी। तो यानी एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म कैसा है? एरिया ऑफ रिंग। एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म कैसा है? एरिया ऑफ रिंग। ये मैंने बना के भी दिखाया, जहां पे एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म लिखा उसके ऊपर देखो रिंग बनेगी, तो वहां पे तो ले लिया एरिया ऑफ रिंग, हाइट रेज्ड, और लेफ्ट में वॉल्यूम ऑफ मड। ये क्वेश्चन नाम बड़े और दर्शन छोटे होते हैं। नाम बड़े और दर्शन छोटे, यानी अधिकतर लोग अगर एक बार दिमाग में इसका कॉन्सेप्ट बैठ जाए, जो कोचिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो आपको इसलिए ऊपर से दिखा दिया, साइड से भी बता दिया कैसे होता है, पूरा मॉडल भी दे दिया और ये भी बता दिया क्यों बनाना जरूरी है, तो पूरा कॉन्सेप्ट चला गया दिमाग में। और सिंपल सा फॉर्मूला लगाया, वॉल्यूम ऑफ मड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, मतलब एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म इंटू हाइट रेज्ड। सर टाइम हो गया। ऐसे टाइम नहीं हो सकता, जब तक जरूरी काम ना कर ले तब तक टाइम नहीं हो सकता। सर 5 मिनट। अच्छा 5 मिनट बचे ना, तो सुनो मेरी बात।
5 मिनट की जरूरी बात, क्योंकि बच्चों लोग जनवरी में आगे ना अभी प्लान चेंज कर दिया अगले दिन में, तो इसलिए दूसरी बात बतानी पड़ेगी। सुनो मेरी बात बच्चों लोग, मेन बात जो बताना चाह रहा हूं वो ये कि अब आगे आपका एग्जाम का वो टाइम जिसके लिए शायद 10 साल से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका जो एस्पिरेशन रहा होगा वो यही रहा होगा, क्योंकि 10 साल के अंदर जब से फर्स्ट में आए थे ना तब से आपके दिमाग में था कि सबसे पहला वो एग्जाम जो यूनिवर्सली आपके मार्क्स को बताएगा वो होगा क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम। भाई अभी तक तो होते थे सारे के सारे होम एग्जाम, अभी आ रहा है बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम का मतलब उसके मार्क्स नेशनली वैलिड होते हैं। उसके मार्क्स कैसे वैलिड होते हैं? नेशनली वैलिड होते हैं, क्योंकि पूरे नेशनल लेवल का एक ही एग्जाम होता है। वही पेपर दिल्ली में भी आने वाला है, वही पेपर यहाँ पे भी आने वाला है, मतलब यू विल बी एनकाउंटरिंग द सेम प्रॉब्लम्स। तो यार अब इसकी तैयारी कैसे करी जाए? तो इसकी बेसिक प्रिपरेशन का जो टिप है ना मेरा, वो ये है कि एक बार जैसे जैसे एक शर्ट को आयरन करते हैं ना हम लोग, शर्ट को आयरन करिए कभी किसी ने? हाथों पर चलो किसने करी शर्ट को आयरन? वेरी गुड वेरी गुड, मैंने बहुत करी है, मैं तो घर के सारे कपड़े नहीं करता हूं। सुनो मेरी बात, शर्ट को जब आयरन करते हैं ना तो शर्ट को आयरन करने का तरीका ये होता है कि जहां पे भी एक बार आयरन चल गई बस वो हिस्सा क्लीन हो जाना चाहिए, ये तरीका है उसका। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक जगह पे आयरन किया, फिर दूसरी जगह किया, फिर तीसरी जगह किया, फिर चौथी जगह किया, शर्ट पूरी होगी फिर पहले क्या तो आपके सिलेबस में ये काम नहीं होता। आप लाइन को ना ऐसे ड्रॉ करोगे, आप ऐसे, आप कैसे ड्रॉ करते हो वो सुनो, आप ऐसे ड्रॉ, तो उससे क्या होता है? टाइम, रिसोर्सेज और एफर्ट्स सारे वेस्ट होते हैं। तो ये बात क्यों कह रहा हूं मैं? ये बात इसलिए कह रहा हूं ताकि जब जैसे अभी आपका कल स्टैटिस्टिक्स का पेपर है, तो स्टैटिस्टिक्स के पेपर की प्रिपरेशन मैंने ही करा दिया आपको पूरी। आप ये नहीं कह सकते सर मुझे प्रिपेयर करने का टाइम नहीं मिला। अरे भाई हमने कराई है, क्या नहीं करा है? आपने क्लासेस में कर लिया वो पूरा। तो जो स्टैटिस्टिक्स का पेपर है वो एक बार तैयारी कर लो बिल्कुल दिल खोल के। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बार बार उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो। एक बार स्टैटिस्टिक्स की प्रिपरेशन करी, फिर दोबारा से, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार। अरे भाई इतना बड़ा सिलेबस नहीं है 10th का। आप तो उसको एक बार प्रिपरेशन करके बैठ जाओ और उसके बाद कमिंग एग्जाम में जब जब वो पेपर में आए तब वो आप अपनी तैयारी लेकर जाओ। मतलब कैसे कि जैसे अभी आपका कल हो रहा है टेस्ट, कल है ट्यूसडे को टेस्ट 4 to 5 स्टैटिस्टिक्स, फिर मैं बोल रहा हूं आई विल बी कंडक्टिंग अ टेस्ट ऑन संडे आल्सो। अच्छा ये टेस्ट, ये ना रिवार्ड है तुम लोगों का, दिस इज योर बोनस, दिस इज योर बोनस, दिस इज द आइसिंग ऑफ द केक, आई शुड से दैट। आइसिंग ऑफ द केक से क्या होता है? केक बहुत सुंदर दिखने लगता है, जबकि मेन मटेरियल केक के नीचे होता है, सबको मालूम है। मेन मटेरियल क्या होता है? केक के नीचे होता है, बट वो सुंदर जो दिखता है वो दिखता है आइसिंग से दिखता है। तो ऐसे ही जो आपकी जो प्रिपरेशन है, मेन प्रिपरेशन तो हो चुकी है, अब जो प्रिपरेशन है वो आपके प्रिपरेशन को और ज्यादा स्ट्रेंथन करेगी। तो जब एक बार स्टैटिस्टिक्स का प्रिपरेशन हो गया, तो जैसे अभी हम लोग संडे को भी दूसरा टेस्ट लेने वाले हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड स्टैटिस्टिक्स। तो अब आपका स्टैटिस्टिक्स तैयार रहना चाहिए। सर आपको जब मर्जी ले लो सर। फिर हम नेक्स्ट टेस्ट कंडक्ट करेंगे तो उसमें ये बोलेंगे अच्छा ऐसा करेंगे, थोड़ा बड़ा टाइम का टेस्ट लेंगे और उसके अंदर सरफेस एरिया भी ले लेंगे, स्टैटिस्टिक्स भी ले लेंगे और ऐसा करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस भी ले लेंगे। तो उससे क्या होगा? आपके प्रिपरेशन होती जाएगी। जो भी मैं टेस्ट सीरीज का या टेस्ट का जो स्केड्यूल बना के दे रहा हूं उसको 100% फॉलो करो आपके प्रिपरेशन के लिए। प्री बोर्ड 1 में ऐसी प्रिपरेशन करो कि जो एक बार प्रिपेयर कर लिया वो दोबारा प्रिपेयर ना करना हो। भले ही आप प्री बोर्ड 1 के लिए आधे सिलेबस से जाओ, प्री बोर्ड 2 के लिए भले ही आप 50% मार्क्स लेके आओ, चलेगा, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी आपने 80% तैयारी करी, मार्क्स फिर 40% आए, फिर अगले टेस्ट में बोला सर वो तो सब भूल गए, फिर दोबारा से करना है प्रिपरेशन। तो यार इतना बड़ा सिलेबस प्रिपेयर करने के लिए 1 महीने में थोड़ी प्रिपेयर हो जाएगा, 2 महीने में थोड़ी प्रिपेयर हो जाएगा, उसके लिए तो पूरे साल भर की टाइमिंग चाहिए। तो आपका केक प्रिपेयर्ड है, केक में सबसे ज्यादा टाइम लगता है आपको मालूम हो, लेकिन अब तो ऊपर किस चीज का करने का टाइम है? सिर्फ आइसिंग। तो आइसिंग ऑफ द केक हमारी टेस्ट सीरीज की मदद से हो जाएगी, जो रिवीजन प्लान्स आगे आ रहे हैं उससे हो जाएगी, PYQ से हो जाएगी।
बट उसके लिए अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए। क्वेश्चन देखते आपको भूख होनी चाहिए कि मुझे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। समझ रहे हो सब लोग? क्योंकि आफ्टर ऑल अब आपकी प्रिपरेशन है। जैसे ये वाला टॉपिक मैंने सिखाया, जब तक मैंने नहीं सिखाया था तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, वॉल्यूम ऑफ मड डग आउट, जब तक मैंने नहीं सिखाया था मेरी जिम्मेवारी। बट जब एक बार आपके पास पहुंच गया, अब किसकी जिम्मेवारी? अब आपकी जिम्मेवारी है प्रैक्टिस करने की। और छोटे छोटे बच्चे नहीं हो तुम लोग, छोटे छोटे किड्स, कि जिनको कान पकड़ के ये बताया जाएगा कि तुम प्रैक्टिस करो, तुम होमवर्क करके लेके आओ, हम कल चेक करेंगे। अरे तुम लोग अब बड़े हो रहे हो, 11th के स्टूडेंट हो तुम लोग, 10th के स्टूडेंट नहीं हो। आप में से कोई भी 10th में रुकने नहीं वाला है। 1-2 महीने के बाद सीधा कितना पहुंच जाओगे? आपका दिमाग तो हो गया ना, दिमाग तो हो गया 11th के लायक, तो यू आर ए स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास। आप अपने एफर्ट्स भी इसी लेवल पर डालिए, आप अपने एफर्ट्स को थोड़ा कम मत कीजिए। और पता है बेस्ट सिंसेरिटी क्या होती है? सेल्फ सिंसेरिटी होती है। बेस्ट सिंसेरिटी इज योर सेल्फ सिंसेरिटी। दूसरा तो आपको डरा रहा है, सिंसियर कहां बना? दूसरे से तो आप डर रहे हो। राकेश सर से आप डर सकते हो, कह रहे यार अभी क्लासरूम के बाहर निकालेंगे, अभी चिल्लाने लगेंगे, गुस्सा करेंगे, इससे बढ़िया चलो बैठ के कुछ भी कर लो। तो क्या ऐसे में आपके मार्क्स आ सकते हैं? क्या नहीं आ सकते। मार्क्स कब आएंगे? जब आप सिंसियरली अपना क्वेश्चन अपने आप करोगे। पीवाईक्यू का पेपर मिला तो मैंने 5 क्वेश्चन कर लिया, बहुत मुझे 5 बन गए। आपको कॉन्फिडेंस हो गया कि मेरे 5 क्वेश्चन वो बन गए, मतलब एग्जामिनर माइंड तो मुझे क्लियर हो गया। तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी से बिहेव कीजिए। रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर अब होना चाहिए आपका। समझ रहे हो सब लोग? तो कल स्टैटिस्टिक्स का पेपर दे रहे हो, कितने बजे से कितने बजे तक? 4 से 5। तो 5 मिनट फिर मैं बढ़ा भी रहूंगा ताकि आपका क्लासरूम ना जाए। ठीक है ना बच्चों? चलो अच्छा, धीरे धीरे जाना, बिल्कुल धीरे धीरे जाइए और धीरे धीरे ऊपर आइए।